अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 3। राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 2। मद्रास में प्रभाव अधिक हो गया। चेन्नई में रहने वाले लोगों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। लोगों का एक समूह वहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा है और तमाम असुविधाओं और कठिनाइयों के बावजूद उस शहर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का कोई इरादा नहीं है। इनकी संख्या चेन्नई शहर की कुल आबादी के आधे से भी कम है। बाकी, यदि वे गरीबी में फंसे हुए हैं तो जीवित रहने के लिए, और यदि वे प्रतिभाशाली हैं या उनके पास पैसा है तो वे अपने गृहनगर या राज्य को छोड़ देते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कौशल और धन का उपयोग करने के इरादे से चेन्नई आते हैं। ऐसे रहने वालों में से 3/4 अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और अपने गृहनगर या राज्य लौटने के दिन गिन रहे हैं। शेष क्वार्टर चेन्नई में आकर रहने के बाद धीरे धीरे अपने गृहनगर, स्थिति और वहां के रिश्तेदारों को भूल जाएंगे। चेन्नई में वे अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करेंगे कि अपना पसंदीदा माहौल बनाकर, नए रिश्ते बनाकर, उपलब्ध सुखों का आनंद लेते हुए और अपरिहार्य कठिनाइयों पर काबू पाकर जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। वे उन लोगों से अधिक खुश हैं जो कहते हैं, हमारा गृहनगर चेन्नई है। इस हद तक वे चेन्नई के जीवन में शामिल होंगे। यदि आप तमिलनाडु के शीर्ष राजनीतिक नेताओं, कलाकारों, बड़े उद्योगपतियों, डॉक्टरों और वकीलों के प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछेंगे तो आपको यह तथ्य समझ में आएगा। चंद्रन ने अपना नाम उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में जोड़ने का फैसला किया। जब वह चेन्नई में एक कॉलेज शिक्षक की नौकरी में शामिल होने के लिए ट्रेन में चढ़ा, उसने मदुरै को आधा अधूरा छोड़ दिया। चेन्नई आया और 5 या 6 महीने तक चेन्नई में रहा तो उस शहर को चंद्रन पूरी तरह से भूल गया जहां वह पैदा हुआ और पला बढ़ा था। लेकिन अपने दादाजी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने पैसे खर्च करके उसे पढ़ाया, चंद्रन ने उनको नियमित रूप से हर महीने 100 रुपए का ड्राफ्ट भेजता था। उस पत्र में चेन्नई के जीवन के बारे में, वहां की सुख सुविधाओं और कमियों के बारे में कुछ नहीं होगा। प्रिय दादाजी, मैं 100 रुपए का ड्राफ्ट भेज रहा हूं। कृपया इसे प्राप्त करें। सभी को मेरी शुभकामनाएं। और कोई खास बात नहीं। आपका प्रिय पोता चंद्र। केवल पत्र की तारीख बदली, लेकिन न तो विषय वस्तु और न ही शब्द। चंद्रन ने बदलाव की जरूरत महसूस नहीं की। 6 साल पहले उसे अपने पिता के प्रति जो नफरत महसूस हुई थी, जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था, वह अब भी कम नहीं हुई। जब कभी भाई बहन ने चंद्रन को पत्र लिखा, चंद्रन ने भी उत्तर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उन्हें अपने रास्ते पर लाना या उनके रास्ते पर स्वयं चलना उसकी व्यक्तिगत प्रगति में बाधक होगा, तो चंद्रन ने परिवार,
स्नेह और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की भावनाओं को अपने मन से निकाल दिया। चंद्रन अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ कम जुड़ गया और शून्य को भरने के लिए चेन्नई में दोस्तों की संख्या बढ़ा दी। उसके करीबी दोस्त तेजी से दिन ब दिन बढ़ते गए। चंद्रन ने जाति, धर्म, वित्तीय आराम और बौद्धिक क्षमता के मानदंडों को विकसित किए बिना अपने प्रति प्यार और सम्मान दिखाने वाले सभी लोगों के प्रति समान प्यार और सम्मान दिखाकर एक नए प्रकार के रिश्ते को विकसित करना शुरू किया। इस रवैया ने उसे एक आकर्षक व्यक्ति बना दिया। कुछ दिनों के बाद चंद्रन चेन्नई के साथ यहाँ तक एक हो गया कि यदि किसी नए दोस्त ने पूछा कि आपका गृहनगर क्या है तो चंद्रन ने जवाब दिया, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद मदुरै होगा। शुरुआत में एक ट्यूटर के रूप में काम करते हुए चंद्रन को परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया। यदि कोई शिक्षक छुट्टी लेता था तो चंद्रन उस कक्षा में जाता था। आम तौर पर ऐसा करते समय रोजाना होने वाले पाठ पढ़ाना जरूरी नहीं होता। गुड़िया जैसी कुर्सी पर बैठना ही काफी था। ट्यूटर को सुनिश्चित करना चाहिए था कि छात्र शोर न करें। चंद्रन ने अपने कौशल को प्रदर्शित करने और विकसित करने के लिए ऐसे अवसरों का अच्छा उपयोग किया। चंद्रन इस सदी के एक प्रमुख आलोचक की तरह आधे घंटे तक शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की साहित्यिक कृतियों के बारे में बहुत ही शानदार और आकर्षक तरीके से बात करता था। चंद्रन का भाषण सुनने के बाद जो छात्र शुरू में उसके ट्यूटर होने के कारण उदासीन थे, उन्होंने उसे वह मूल्य और सम्मान दिखाना शुरू कर दिया जो वे 10 या 15 साल के अनुभव वाले प्रोफेसर को देते थे। हालांकि इस मान सम्मान ने चंद्रन को खुशी तो दिया, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं दिया, क्योंकि वह अक्सर कल्पना करता था कि लाखों लोग उसके विचारों को सुनेंगे और उसकी सराहना करेंगे। चंद्रन उस दिन का इंतजार कर रहा था। चंद्रन शब्दों के लिए नहीं टटोल, हास्य के साथ हर स्थान पर उचित शब्दों का उपयोग करके तेजी से बोलता था। इसलिए जो छात्र पढ़ाई और कॉलेज के प्रति उदासीन थे, वे भी अपने शरीर को इधर उधर घुमाए बिना यह देखने के लिए कि वह आगे क्या कहने जा रहा है, उसके चेहरे से अपनी आंखें हटाए बिना चंद्रन के भाषण को सुन रहे थे। उस कॉलेज में छात्र और छात्राएं एक साथ पढ़ते थे। छात्राओं के लिए किसी मशहूर कलाकार को साक्षात देखने जैसा था। मान सम्मान के बजाय उन्हें चंद्रन से गहरा लगाव होने लगा। चंद्रन अच्छी तरह जानता था कि यही प्रतिबद्धता प्रेम का आधार है। उसे यही चाहिए था। लेकिन चंद्रन ने यह उम्मीद खुलकर नहीं जताई। यह तो एक नया नियुक्त ट्यूटर है, उसने शादी नहीं किया होगा, क्यों नहीं मैं उससे प्यार करके शादी भी कर लूं। ऐसी छात्रा भी थी जिन्होंने अपने दिल में इच्छा पैदा कर ली। चंद्रन ने भी ऐसा व्यवहार किया मानो इस इच्छा के बढ़ने में उसकी सहमति हो। हर बार अपना भाषण खत्म करने के बाद उसने कहा, बहुत देर तक मैं बोल चुका हूँ और आप लोगों को बोआर कर दिया। अब आपकी बारी है। आप एक एक करके बोल सकते हैं। उसके बाद चंद्रन कुर्सी पर आलीशान बैठकर झूल रहा था। आम तौर पर कोई भी व्याख्याता इस तरह कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन चंद्रन की उदासीनता के बावजूद जो छात्र उसकी प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे, उन्होंने उसके प्रति सम्मान नहीं खोया। चंद्रन अन्य गुरुओं की तरह दिमाग में
ढेर सारा ज्ञान और शरीर में ढेर सारा नियंत्रण लेकर चलने की शैली में नहीं चला। उसका यह रवैया कि वह स्वयं एक छात्र था, कि वह अभी भी अपना ज्ञान विकसित कर रहा था, और यह कि उसे भी मजाकिया और शरारती बातें पसंद थी, ने उसे उन छात्रों के करीब ला दिया जो अन्य सभी शिक्षकों के प्रति तिरस्कारपूर्वक झुके थे और झूठी श्रद्धा से अलग थे। चंद्रन ने अपने मन की बात बिना छुपाए कही, जिससे छात्र प्रभावित हुए। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपने शिक्षकों को बहुत डांटता था क्योंकि वे अनावश्यक रूप से हवा में उड़ रहे थे। उसी तरह मैं कोई गलती नहीं करना चाहता और आपको मुझे डांटना नहीं, मुझे अनावश्यक रूप से सम्मान न दे और मुझे सिंहासन पर न बैठाएं। जब आप मुझसे बात करें तो मुझे सर कहने से बचें। बस मिस्टर चंद्रन कहें। यदि आप मुझसे कॉलेज के बाहर मिलें, आप उस मिस्टर को भी छोड़ सकते हैं। चंद्रन ने कहा। आए छात्रों को ऐसा लगा जैसे एक अद्भुत व्यक्ति की दोस्ती मिल गई और नफरत भरे कॉलेज, पढ़ाई, नियंत्रण और परीक्षा के बीच यह नया ट्यूटर अपनी प्रतिभा और अलग दृष्टिकोण से एक नई तरह की खुशी लेकर आया है। एक छात्र अचानक खड़ा हुआ और उसने पूछा, मिस्टर चंद्रा, क्या आप इस कॉलेज में आने से पहले कहीं और काम कर रहे थे? जैसे ही छात्र ने सही से चंद्रा कहा, चंद्रा को एक तरफ खुशी हुई, लेकिन यह डर भी हुआ कि हमने छात्रों को बहुत अधिक अधिकार दे दिए हैं। चंद्रन ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि एक ट्यूटोरियल कॉलेज में काम करना गर्व की बात नहीं थी। छात्र वासुदेवन ने जाने नहीं दिया। किसी ट्यूटोरियल कॉलेज में अंशकालिक नौकरी की तलाश भी नहीं की। जैसे ही वासुदेवन ने पूछा, छात्रों के बीच हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। चंद्रन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं पूर्णकालिक बेरोजगार था। चंद्रन ने जो कहा उसे सुनकर सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। वासुदेवन और कोई प्रश्न पूछने में असमर्थ होकर अपनी सीट पर बैठ गया। जब चंद्रन ने कहा पूर्णकालिक बेरोजगार, सुमित्रा, जो महिला वर्ग में दूसरी पंक्ति में बैठी थी, महिलाओं की प्राकृतिक विनम्रता को भूल गई। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुस्कुराई और उसने अपना चूड़ीदार दाहिना हाथ उठाया और मेज पर रखी किताब को थपथपाया। उसने फिर से कुछ ही सेकंड में अपनी हंसी पर काबू पा लिया और विनम्रतापूर्वक चंद्रन क्या कहने जा रहा था उसे सुनने लगी। कुछ ही सेकंड में चंद्रन ने अपनी गर्दन घुमाई और बिना मुंह खोले अपनी आंखों से सुमित्रा को संदेश भेजा, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। तुम्हें हर समय इसी तरह मुस्कुराना चाहिए। मैं इसे देखना और आनंद लेना चाहता हूँ। केवल सुमित्रा ही नहीं, बल्कि कॉलेज में पढ़ने वाली सभी लड़कियां कुछ ही महीनों में चंद्रन के प्रति आकर्षित हो गईं। चंद्रन को यह रहस्य समझ में आया कि महिलाएं पुरुषों से मजाकिया, शरारती बातें सुनना पसंद करती हैं, भले ही वे गंभीरता से, विनम्रतापूर्वक और अलग-थलग चल रही हों। जब भी मौका मिलता, चंद्रन लड़कियों के बीच मजाकिया और शरारती बातें करता था। चंद्रन को यह भी पता चला कि महिलाओं के डर का कारण यह संदेह था कि पुरुष अधिक स्वामित्व लेंगे, अश्लील बातें करेंगे और उनके साथ असभ्य व्यवहार करेंगे।
कई महिलाओं ने चंद्रन पर अपना दिल खो दिया क्योंकि वह महिलाओं के साथ निर्विवाद रूप से मित्रवत था। लेकिन चंद्रन स्थायी रूप से किसी महिला को अपना दिल देने की स्थिति में नहीं था। मदुरै में जो महिलाएं उसके करीब हो गई थी, वे चंद्रन के मानसिक पटल पर समय पर प्रकट और गायब हो गईं। चंद्रन, जो मदुरै को भूलने में सक्षम था जहां वह 22 वर्षों तक रहा, उषा को नहीं भूल सका, जिसने उसके साथ ट्यूटोरियल कॉलेज में शिक्षक के रूप में 3 महीने तक काम किया था। अक्सर उषा की याद चंद्रन की कल्पना को गुलाम बनाकर आलसी भी बना देती थी। चंद्रन को लगा कि कोई भी लड़की उसे उषा की तरह आकर्षित नहीं कर सकती। फिर भी चंद्रन उषा को चिट्ठी लिखकर चेन्नई की जिंदगी में उसे नहीं लाना चाहता था। चंद्रन को डर था कि उषा के संबंध को बनाए रखने से उसकी प्रगति में बाधा आएगी। चंद्रन के लिए प्रगति महत्वपूर्ण थी। उस प्रगति के लिए वह किसी भी सुख, किसी भी रिश्ते को त्याग देने को झिझका नहीं। अंग्रेजी प्रोफेसर विश्वनाथन और कॉलेज के प्रिंसिपल पर चंद्रन की अच्छी छाप थी। दोनों ने अवसर आने पर उसकी प्रगति में मदद करने का निर्णय लिया था। चंद्रन के कॉलेज को विश्वविद्यालय से एक नया अंग्रेजी व्याख्याता आवंटित किया गया। कई लोगों ने बाहर से याचिका दायर की थी। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल की सिफारिश पर चंद्रन, जिसके पास केवल 6 महीने का ट्यूटर अनुभव था, व्याख्याता पद के लिए चुना गया। अगर प्रतिभा ही काफी होती तो चंद्रन को सिफारिश की जरूरत नहीं होती। अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए उसे सिफारिश की जरूरत पड़ी। प्रिंसिपल ने चंद्रन की नियुक्ति पर बधाई के साथ कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर घोषणा की। इसे देखने के बाद शिक्षकों और छात्रों, जो चंद्रन के करीब थे, ने उसकी सीट पर जाकर हाथ मिलाया और उसकी सराहना व्यक्त की। कुछ ही दिनों में चंद्रन ने अपने आप को हीरो जैसा महसूस किया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। चंद्रन की इच्छा थी कि वह किसी तरह अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर का पद हासिल करे। न तो 20 साल के अनुभव वाले 3 सहायक प्रोफेसर और न ही 9 अन्य वरिष्ठ व्याख्याता उसके लिए बाधा बनते दिखे। चंद्रन ने यह देखना चाहा कि क्या कॉलेज नामांकन प्रणाली में कोई अपवाद है जो बाधाओं को दूर करने के लिए फायदेमंद होगा। चंद्रन इस तथ्य को समझ गया कि यदि वह कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ निकट संपर्क में रहेगा तो उन्नति की संभावना है। चंद्रन के मन में यह विचार घर करने लगा कि क्या वह अपने क्रांतिकारी विचारों को दुनिया भर में फैलाने के पहले कॉलेज को अपनी दुनिया बनाकर, छात्रों के बीच अपने विचारों को फैलाकर उनके दिलों पर राज कर सकता है। अपने अंग्रेजी कौशल में सुधार करने से न रुकते हुए चंद्रन ने कॉलेज प्रशासन में भी शामिल होना शुरू कर दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी एक ऐसे शिक्षक की तलाश थी जिस पर वे भरोसा कर सकें और जो प्रशासनिक मामलों में उनकी मदद कर सके। हालांकि कई वर्षों के अनुभव वाले कई शिक्षक थे, लेकिन वे सभी अपने जीवन की समस्याओं से ग्रस्त थे और कॉलेज प्रशासन में शामिल नहीं हो सकते थे। उनके मन में यह सवाल भी था कि इतनी मेहनत करने से उन्हें क्या लाभ होगा। अन्य व्याख्याताओं को भरोसा नहीं था कि नियमों के विरुद्ध चंद्रन की सिफारिश की तरह प्राचार्य उनकी पदोन्नति में मदद करेंगे। चंद्रन की अपार प्रतिभा के कारण कॉलेज के प्राचार्य ने उसकी सिफारिश की थी। किसी भी विभाग में
किसी व्याख्याता के पास इतनी प्रतिभा नहीं थी। एल लेक्चरर बनने के बाद जब वह कॉलेज के प्रिंसिपल को धन्यवाद देने के लिए उनके पास गया तो चंद्रन ने कुछ भावुकता के साथ कहा, मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको न केवल अंग्रेजी विभाग में बल्कि कॉलेज के मामलों में भी मेरी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। मेरे पास बहुत सारा खाली समय है जिसका उपयोग मैं आपके और इस कॉलेज के लिए कर सकता हूँ। सामान्यतः सभी अध्यापक प्राचार्य को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे। वे विनम्रतापूर्वक उनकी बात सुनकर सिर हिलाकर चले जाते थे। एल कॉलेज प्रशासन में प्राचार्य को सहयोग करने के मामले में वे मुंह नहीं खोलते थे। एल प्राचार्य को पता था कि ऐसा करने के लिए उनके पास आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास की कमी थी। एल कोई भी संगठन तभी अच्छी तरह से काम कर सकता है जब प्रतिभा का सही उपयोग किया जाए। मेरे पास आपके लिए बहुत काम है। कल से कॉलेज समय के बाद मेरे सहायक रामकृष्णन से मिले। प्राचार्य ने अपना चश्मा वापस लगाया और अपने काम में लग गए। अगले दिन से चंद्रन हर शाम 6 बजे तक प्रिंसिपल के सहायक रामकृष्णन के साथ बैठकर विभिन्न रजिस्टरों और फाइलों के माध्यम से कॉलेज के सभी आंकड़ों, पत्राचार और समस्याओं को जनता था। एल चंद्रन को कुछ ऐसी बातें भी पता चली जो उप प्राचार्य को नहीं पता थी, इस हद तक कि चंद्रन प्राचार्य के विश्वासपात्र बन गया। छात्रावास प्रबंधन, पुस्तकालय संचालन, छात्रों की समस्याओं को निपटने, अनुदान के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखने में चंद्रन की रुचि ने प्रिंसिपल को प्रभावित किया। प्राचार्य ने सहायक को उन पत्रों को सीधे टाइप करने का आदेश दिया जो चंद्रन ने तैयार किया। प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र पहले की तरह 2 या 3 दिनों की देरी के बजाय तुरंत विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़े अन्य संस्थानों को भेजे गए। चंद्रन के अप्रत्याशित समर्थन ने प्रिंसिपल को कॉलेज में एक नई प्रमुखता और प्रतिष्ठा दी। चंद्रन की प्रतिष्ठा भी दिनोंदिन बढ़ती गई। प्रिंसिपल का दाहिना हाथ की उपाधि अक्सर उसके कानों में पड़ती थी। चंद्रन के पास प्रतीत होने वाली अहंकारी उदासीनता ने कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को परेशान कर दिया। वे चाहते थे कि चंद्रन और प्रिंसिपल के बीच मतभेद हो और लड़ाई हो। चंद्रन ने ऐसे शिक्षकों की परवाह नहीं की और आगे के काम के बारे में सोच रहा था। यहाँ तक कि जब कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया, तब भी वह अपने गृहनगर वापस नहीं जाना चाहता था। चंद्रन के दादा और बहन ने अपनी चिट्ठी में शिकायत किया था कि उसने परिवार और गृहनगर को भूल गया था। चंद्रन ने अपना दोष महसूस किया कि अतीत में उन्होंने जो प्यार दिखाया था उसे भूल जाना गलत है। चंद्रन 3 दिन मदुरै गया और चेन्नई लौट आया। एल चंद्रन ने यह सोचकर 3 दिन मदुरै में गुजारा कि मदुरै में रहने वाले रिश्तेदार उसके पिछले जीवन में उसकी मदद की है और वे उसे कैद नहीं करेंगे। एल चंद्रन ने अपने करीबी दोस्तों से मिला और चेन्नई में अपने अनुभवों और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में लंबी बातचीत का आनंद लिया। कॉलेज खुलने से 2 हफ्ते पहले चंद्रन रोजाना प्रवेश में प्रिंसिपल की मदद करता था और उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करता था। प्रिंसिपल ने चंद्रन को इस हद तक महत्व दिया कि उन्होंने लगभग सभी मामलों में चंद्रन से सलाह-मशविरा किया।
कक्षाएं शुरू होने के 1 माह बाद छात्र संघ सचिव चुनाव आया, जिसका विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था। उत्साह और धूमधाम के बावजूद छात्र संघ चुनाव बिना किसी घटना के संपन्न हुआ। प्राचार्य समेत सभी शिक्षक इस मामले में निष्पक्ष रहे और उन्होंने चुनाव कार्य में अपनी भूमिका निभाई। चुनाव नतीजे ने कई लोगों को चौंका दिया। कारण यह था कि अंग्रेजी साहित्य वर्ग के एक छात्र को सचिव के रूप में चुना गया था। आम तौर पर तमिल साहित्य या इतिहास की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को सचिव के रूप में चुना जाता था। इस बार अंग्रेजी साहित्य वर्ग के रघुत्तमन ने अपने उत्कृष्ट रूप, बोलने के कौशल और जिमी कार्टर की हंसी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और सफलता की तलाश की। चंद्रन ने रघुत्तमन को अकेले में बुलाया और उसकी सराहना की। रघुत्तमन को एक शिक्षक द्वारा बुलाए जाने और उसकी प्रशंसा किए जाने पर बहुत गर्व था। चंद्रन ने ऐसा एक कारण से किया। उसने अपनी योजना स्पष्ट की। रघुत्तमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद से मैं सभी छात्रों का दिल जीत सकता हूँ। क्या तुम मदद करोगे? हालांकि रघुत्तमन को चंद्रन के शब्द हैरान करने वाले थे, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, निश्चित रूप से आप मेरी मदद पर भरोसा कर सकते हैं, सर। उसी तरह जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि चंद्रन प्रिंसिपल का करीबी था, इसलिए रघु को भी भरोसा था कि उसकी दोस्ती यूनियन के संचालन में मददगार होगी। कॉलेज के प्राचार्य और उनके द्वारा नियुक्त एक शिक्षक छात्र संघ के सदस्य थे। चंद्रन को सदस्यता मिलना छात्रों के लिए एक सांत्वना थी। चंद्रन युवा था, एक प्रगतिशील विचारक, जीवंत और छात्रों के साथ एक मित्र की तरह बातचीत करने वाला था। लेकिन चंद्रन की नियुक्ति कई शिक्षकों के लिए ईर्ष्या और नाराजगी का कारण हो गई। वह कल आया था। वह एक छात्र की तरह दिखता है। क्या उसे प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी से कार्य करने का कुछ अनुभव नहीं होना चाहिए? यद्यपि वे आपस में बड़बड़ाते थे, फिर भी न तो प्रोफेसरों और न ही व्याख्याताओं में यह साहस हुआ कि वे जाकर प्रिंसिपल को यह बात बता सकें। अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर विश्वनाथन का चेहरा काला पड़ गया। मानो उसके नीचे काम कर रहे चंद्रन ने थोड़े ही समय में ख्याति प्राप्त कर ली हो और उसे चुनौती दे दी हो। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं बाहर जाहिर नहीं की। अगले महीने प्रिंसिपल ने हमेशा की तरह कॉलेज पत्रिका संपादकीय बोर्ड के चयन के नियमों को नोटिस बोर्ड के माध्यम से समझाया और सूचित किया कि इच्छुक लोग अपने आवेदन वाइस प्रिंसिपल को जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों में से 6 और शिक्षकों में से 1 प्रतिनिधि पत्रिका के संपादकीय बोर्ड के लिए चुन लिए जाएंगे। चूंकि शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल हर साल केवल एक प्रतिभाशाली प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर को आवेदन करने के लिए कहते थे। फिर प्राचार्य घोषणा करते थे कि वे स्वयं निर्विरोध चुने गए। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा से बचना असंभव था। कुल 24 छात्रों ने आवेदन किया था। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अंग्रेजी के प्रोफेसर और इतिहास के प्रोफेसर ने मिलकर पत्रिका के लिए सहायक संपादक के रूप में विभिन्न प्रकार की प्रतिभा वाले 6 छात्रों का चयन किया। प्रिंसिपल को पत्रिका के लिए प्रधान संपादक चुनने में
कोई कठिनाई या झिझक नहीं हुई। चंद्रन, प्रतिभाशाली, अन्य सभी शिक्षकों पर भारी पड़ और वह मन की स्क्रीन पर व्याप्त हो गया। जब यह पता चला कि प्रिंसिपल ने चंद्रन को आवेदन करने के लिए कहा है, तो कई सहायक प्रोफेसर निराशा और गुस्से को सहन नहीं कर सके। अभी उसके नौकरी ज्वाइन किए 1 साल भी नहीं हुआ है। सबसे जूनियर लेक्चरर है। पत्रिका के संपादक के काम में उसे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे हम सभी में कोई प्रतिभा नहीं है। छात्रों के बीच हमारा क्या मूल्य होगा? प्रतिभा को महत्व देने की भी गुंजाइश है। हमें नहीं लगता कि प्रिंसिपल जो कर रहे हैं वह सही है। 5 प्रोफेसर लोगों ने वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात की और अपनी निंदा व्यक्त की। जब प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त स्वर में कहा, मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी भी शिक्षक को आवेदन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रतियोगिता होती है और जूनियर मोस्ट लेक्चरर का चयन किया जाता है, तो आवेदन करने वाले सभी सहायक प्रोफेसरों का क्या मूल्य होगा छात्रों के बीच? मैं कॉलेज पत्रिका को छात्रों के विचारों को मोल्ड करने वाले उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। जो व्याख्याता छात्रों के साथ 4 बजे घर जाना चाहते हैं, मैं उनको यह जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। सभी लोग देखें कि चंद्रशेखर में योग्यता है या नहीं, और फिर बोले भय से कांपने के आदि व्याख्याताओं में व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य के पास जाकर बहस करने का साहस नहीं था। वे नहीं बोले। लेकिन जब उन्होंने चंद्रन को देखा तो उन्होंने सभ्यता छोड़े बिना उससे हाथ मिलाया और उसकी सराहना की। तो मिस्टर चंद्रा, आप कैंपस के हीरो बन गए हैं। बधाई हो। चंद्रन, मानो हिमालय की चोटी पर खड़े हों। प्रशंसा के शब्दों से वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बिना छुपाए खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।